Today I am going to discuss इंडिया म्यांमार रिलेशन। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो इंडिया और म्यांमार रिलेशन के हम लोग चर्चा के विषय पे करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली रूप से यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से, आईएएस के दृष्टिकोण से और पीसीएस के दृष्टिकोण से सेकेंड पेपर का जो पार्ट है यहाँ पर यूपीएससी सेकेंड पेपर और भारत के पड़ोसी देश का ये टॉपिक है, विदेश नीति का भी ये टॉपिक है और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ भी जो है यहाँ पर मुद्दा एक बड़ा जो है चर्चा में रहा है और उस चर्चित विषय पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो बड़ा इस बार खबरों में रहा है और उसी से हम शुरुआत करेंगे। भारत म्यांमार जो संबंध है, जो रिलेशंस है, वही कह रहा आपका स्ट्रेटजिक जो है, जो एक ब्रिज के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और किस तरीके से एक संतुलन बनाएंगे और एक कूटनीतिक पक्षों के रूप में भी यहाँ पर बात किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कूटनीति के रूप में इसलिए देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन भारत में जो अपनी गतिविधियां हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी जैसा मामला हो गया या अन्य कई सारे मामला है, म्यांमार को एक बफर स्टेट के रूप में यहाँ पर यूज करता है। यानी कि चीन कहीं ना कहीं भारत को परेशान करने के लिए जो यहाँ पर जो है, यहाँ पे चूंकि सैन्य व्यवस्था है, म्यांमार की जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वहां पे सैन्य का शासन है और इस सैन्य के शासन को कहीं ना कहीं चीन अपने दृष्टिकोण से उसको देख रहा है। भारत किस दृष्टिकोण से म्यांमार को देखता है, दोनों ही पक्षों को लेकर के रहेंगे। क्योंकि जब भारत और म्यांमार दोनों के बीच बैठक हुई, यानी कि जो वहां का राष्ट्रपति थे, म्यांमार के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में बैठक हुई तो पश्चिमी देशों ने, खास तौर से जो पश्चिमी देश थे, इस पश्चिमी देशों ने विरोध भी किया था और कई तरीके के यहाँ पर बातें देखने को मिला था। तो 1 जून 2026 को भारत और म्यांमार के बीच एक उच्च स्तरीय जो है कूटनीतिक वार्ता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति दोनों के बीच में यहाँ पर चर्चा का विषय होता है पड़ोसी प्रथम नीति, जिसे कहा जाता है। देखो, म्यांमार के साथ हम किस तरीके की नीतियों को अपनाते हैं, ये बड़ा दृष्टिकोण यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है हमारा और साथ ही साथ पहले था हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं है, अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी अब पूरब की तरफ हम देख ही नहीं रहे हैं, जबकि पूरब की तरफ कार्य करने की भी नीति हमारे सामने यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगा। और साथ ही मैंने बोला सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी मुद्दों को मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर हम यहाँ पे साथ ही साथ आपसे चर्चा का विषय करेंगे। यहाँ पर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों के दृष्टिकोण से क्या होता है, ये जरूरी होता है। आइएगा हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। जो पहला यहाँ पर जो है, ये कूटनीतिक संवाद क्यों आवश्यक था। देखिएगा, बड़ा शानदार पॉइंट है यहाँ पर कि आखिरकार यह जो कूटनीतिक संवाद हुआ है, इस कूटनीतिक संवाद के पीछे क्या कारण था, इसकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, मैंने क्या बोला, 1 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर म्यांमार के राष्ट्रपति, क्योंकि वहां पर सैन्य का शासन है, तो याद रखिएगा सैन्य का शासन है, राष्ट्रपति थे, तो वहां पे राष्ट्रपति मिन ऑंग वाइंग नाम था, इसको सामान्य से मीन के रूप में आप याद रखिएगा। दोनों के बीच में यहां पर क्या होता है, एक उच्च स्तरीय वार्ता होता है, जहां पर संपर्क को लेकर के, व्यापार यानी ट्रेड को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, सीमा प्रबंधन यानी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, तमाम सारे मुद्दों पर, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर के। आप देख रहे होंगे कि मणिपुर का जो हिंसा लगातार आपको देखने को मिलता है और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में आप लगातार देख रहे हैं कि एक हमारा सबसे बड़ा जो है वहां पर एक स्थिरता जो है वहां पर बनाए रखना भी भारत के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन सभी मुद्दों पर। और साथ ही साथ हमें डेवलपमेंट भी करना है और हमें सीमा का प्रबंधन भी करना है, हमें बॉर्डर को मैनेज भी करना है। इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बात यहाँ पर होती है। कह रहा है कि भारत का एक स्पष्ट संदेश था कि म्यांमार के आंतरिक राजनीतिक हालात के बावजूद, याद रखिएगा, म्यांमार का अभी भी आंतरिक हालात, मैंने क्या बोला कि वहां पर चूंकि वहां पर सैन्य तख्ता पलट हुआ, आपको पता है 2021 में वहां पे सैन्य तख्ता पलट होने के बाद और वहां पे सरकार अचानक से चेंज होती है और अचानक से चेंज होने के बाद वहां पे
राष्ट्रपति मिन ऑंग वाइंग वहां पर नियुक्त होते हैं, तब से अभी ये लगातार बने हुए हैं। तो यही आपसे कह रहा है कि हालांकि म्यांमार की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, म्यांमार में तख्तापलट की पूरी तरीके से स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक हालात के बावजूद ये कह रहा है रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए निरंतर कूटनीतिक संवाद अपरिहार्य है। देखो चीन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर और यूं कहें हम कि बंगाल की खाड़ी में चीन अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करने की स्थिति को आगे बढ़ा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से अगर चीन को हमें काउंटर बैलेंस करना है तो उस दृष्टिकोण से ये कूटनीतिक संवाद कह सकते हैं यहां पर। और साथ ही साथ हमें अगर एक्टिस्ट पॉलिसी की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरब की तरफ अगर हमें कार्य करना है और अगर हमें डेवलपमेंट करना है विकास के दृष्टिकोण से, तो बगैर म्यांमार के भी ये संबंध बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब याद रखिएगा एक तरीके से हम लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मानवीय दिशाओं में हम आगे बढ़ने का यहाँ पर लगातार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका चर्चा का विषय रहेगा। तो मैंने आपको बस 2 पॉइंट्स अभी मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया। एवरीबॉडी एनी प्रॉब्लम यहां तक, किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर हो तो आप बताइएगा। भारत के लिए यह रणनीतिक हितों की बात है, विशेषकर सीमा को सुरक्षा को लेकर के, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को लेकर के भारत को अपने संपर्क को अगर आगे बढ़ाना है। एक साइबर सिक्योरिटी भी बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, मानव तस्करी हम कह सकते हैं, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के यहां पर देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा इस भारत और म्यांमार के संयुक्त वक्तव्य की अगर हम बात करें तो इसका महत्व क्यों था, तो याद रखिएगा महत्व इसका इसलिए है कि भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है और जब तक हमारा पड़ोसी सुरक्षित नहीं है तब तक हम ऐसा मानते हैं कि हमारा अपना भी, वो नहीं कहते, हम लोग तो बड़े स्वाभाविक दृष्टिकोण से होते हैं कि हमारा पड़ोसी खुश है तो हम भी खुश हैं। यहाँ पर इस दृष्टिकोण के हम लोग रहते हैं और साथ ही साथ भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा यहाँ पे बन रहा है। पूर्वोत्तर की तरफ लगातार विकास कार्य किया जा रहा है और जो जिस तरीके से जो गतिविधियां हो रही हैं, जो अमानवीय गतिविधियां कह सकते हैं जो हो रही हैं, उनको भी सरकार लगातार रोकने का प्रबंधन कर रही है और हिंद महासागर को एक जियो पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। और हिंद महासागर को अगर जियो पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाएगा तो उस दृष्टिकोण से भी हमें म्यांमार के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, तो ये हमारे चर्चा का कारण क्या था, ये कह सकते हैं कि समसामयिक संदर्भ क्या था, करंट का मुद्दा क्या था, उस करंट के मुद्दे को हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आते हैं प्रश्न की बात यहाँ पर, अगला जो यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि व्यापार व संपर्क की अगर हम यहाँ पर बात करें कि व्यापार और संपर्क के दृष्टिकोण से अगर हम यहाँ पे आपके सामने बात करें तो याद रखिएगा रुकी हुई परियोजनाओं को गति देना बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको आगे मैं चर्चा करूंगा। जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जिसे कहा जाएगा, ये भारत की कनेक्टिविटी को बेहतर करता है म्यांमार के साथ। भारत, थाईलैंड और म्यांमार एक कनेक्टिविटी को बनाया गया है लगातार ताकि हम पूरब के देशों कह सकते हैं पूरब के देशों के साथ हम बेहतर संपर्क को स्थापित कर सके। तो जो सरकार का जो योजनाएं, जो सरकार का जो प्रोजेक्ट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस कंप्लीट प्रोजेक्ट को भी हमें क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पर इस बात को भी आप याद रखिएगा। कह रहा है सीमा प्रबंधन, क्या शानदार पॉइंट है। अगर हम बॉर्डर के दृष्टिकोण से देखें यहाँ पर तो म्यांमार जो है ये भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, जैसे जिसमें कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है और यूं कहें आपका कि आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों को क्या करता है, उनके साथ बाउंड्री को शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री को शेयर करता है, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। तो इसे याद रखिएगा लगभग 1643 किलोमीटर का जो है यहाँ पर बॉर्डर जो है भारत शेयर कर रहा है, जो कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। याद रखिएगा ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमारा संवेदनशील है। याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि बड़ा बेहतर नहीं है, वहां से लोगों के आने की सुविधाएं, जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेटी रोटी का संबंध है। वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों को भी हमें बचाना है और साथ ही साथ हमें सामाजिक मूल्यों को भी बचाना है। मेरे प्यारे साथियों, तो भारत को दोनों ही दृष्टिकोण से एक संवेदनशील
उस संवेदनशील बॉर्डर को लोगों के मानवीय हितों की भी रक्षा करना है और भारत की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात करनी है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहा है, और क्षेत्रीय स्थिरता पूर्वोत्तर भारत में शांति को सुनिश्चित करना है। अभी मैं हाल फिलहाल की बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि मणिपुर की घटना आपने देखा होगा। अभी मैं इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में था कुछ दिनों के पहले, तो वहां पे मैं देखा कि एक मंथ में लगातार 3 बार वहां के रीजनल जो कम्युनिटी था उन्होंने सरकार को अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लगा दी थी। तो बात ये नहीं है, बात वहां पर यह है कि अभी भी हमें शांति को सुनिश्चित करना है और सरकार इसको किस स्तर पे कार्य कर रही है, ये इसको लेकर के सरकार लगातार वहां पे क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं उनकी मांग भी जायज थी। उनकी मांग यहां पर यह है कि उनके सामने भी खतरा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी एक सामान्य खतरा बना हुआ है, अपराध, साइबर अपराध हम यहाँ पे कर सकते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन, बॉर्डर जो है, बॉर्डर के उस पार या आप देखते होंगे सामान्यतः नशीले पदार्थों का जो है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो ये खतरा का एक विषय है। क्योंकि ये खतरे का विषय है, इन सभी पहलुओं पर भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चर्चा का विषय यहाँ पर रखना पड़ेगा। जातीय संपर्क के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता है, तो यहाँ पर इन सभी मुद्दों को एक पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। इसे कहा जाता है जातीय संस्कृति, सुरक्षा, व्यापार, आवाजाही, इन सभी सुविधाओं को सरकार क्या करेगी, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बेहतर करने का प्रयास करेगी। और इनको बेहतर करने का प्रयास है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें म्यांमार के साथ एक बेहतर संबंधों को स्थापित करना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपका? आइएगा अगला पॉइंट पे मैं लेके चलता हूं आपको। अगला पॉइंट यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है। म्यांमार के बीच में हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में यहां पर देख रहे हैं। जो म्यांमार को हम यहां पर देख रहे हैं, ये म्यांमार एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में क्या है, यहां पर हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब कि रणनीतिक रूप में देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि म्यांमार को जो, या भारत और म्यांमार के बीच में रणनीतिक संबंधों को हमें देखना पड़ेगा, किस तरीके से आप, किस स्ट्रेटेजिक रूप में आप यहां पर देख रहे हैं। तो देखिएगा, हालांकि यहां पे हम बात करेंगे कि जैसे कि ये दक्षिण एशिया भारत की पहले पॉलिसी ही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब ये सी बात है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि हमारा पड़ोसी हमारा पहला मतलब टारगेट होता है कि हम उसके साथ एक बेहतर संबंधों को बनाए। तो हम अपने पड़ोसी के साथ एक बेहतर संबंधों को बनाए, इस दृष्टिकोण से भी म्यांमार स्ट्रेटेजिक रूप से क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, अब यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अब ये सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। यहाँ पर ये बॉर्डर मैनेजमेंट की बात निकल करके सामने आती है, और क्षेत्रीय, जिसे कह सकते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी की बात आती है। तो ये स्ट्रेटेजिक रूप से ये महत्वपूर्ण होता है म्यांमार को, स्ट्रेटेजिकल रूप से अगर हम देखें यहाँ पर। और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, तो यहां पर अब सरकार का ये टारगेट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, अब 2014 के बाद सरकार ने अपनी थीम को बदला हुआ है और वहां पे लाया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी कि अब हम पूरब की तरफ क्या करेंगे, अब देखेंगे नहीं, हम पूरब की तरफ क्या करेंगे, आर्थिक विस्तार करेंगे। पूरब की तरफ हम सांस्कृतिक विस्तार करेंगे। पूरब की तरफ हम व्यापारिक मार्गों को बेहतर करने का क्या करेंगे, यहां पर प्रयास करेंगे। तो यही बात कर रहा है, सांस्कृतिक विस्तार करेंगे, व्यापारिक विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। म्यांमार केवल एक बाहरी पड़ोसी नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। म्यांमार केवल एक बाहरी पड़ोसी नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक, भू आर्थिक और सांस्कृतिक, जिसे कहा जा सकता है कि जियो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। और कल्चरल रूप से भी क्या होता है भाई, देखेंगे म्यांमार के मैक्सिमम लोगों की शादियां इंडिया में है, और इंडिया के लोगों की शादियां म्यांमार में भी है। यही हालात लगभग नेपाल के साथ भी है। नेपाल से सटे हुए राज्यों के साथ लगभग जो है इस तरीके की शादी, वैवाहिक संबंध भी रहते हैं। तो हमें उनको भी देखना है, सामाजिक मूल्यों को भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ हमें अन्य पहलुओं पर भी बात करना है। हम यूं ही कहें कि यहाँ पर भारत और म्यांमार के संबंधों में हमें 3 स्तर पे हमें चर्चा करना होता है। और ये 3 स्तर कौन है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा भी हमें बनाए रखना है, संपर्क के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से। स्ट्रेटेजिकल रूप से हमारा कंपटीटर कौन है, कहीं ना कहीं चीन जो है इन गतिविधियों को बढ़ावा देता है म्यांमार के रास्ते।
अब बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। चीन भारत के साथ गतिविधियों को बढ़ावा देने में कहीं न कहीं म्यांमार के सहयोग लेता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें म्यांमार के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे अगला यहाँ पे पॉइंट बन रहा है आपका, जो कह रहा है यहाँ पर कि द्विपक्षीय संबंधों के बीच जो मुख्य स्तर है वो 3 लेयर पे चर्चा किया जाता है। कितने लेयर पे बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ 3 लेयर्स कह सकते हैं यहाँ पर। और इन 3 लेयर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सुरक्षा और सीमा की बात रहेगा। सुरक्षा का मतलब होता है सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, बाउंड्रीज के दृष्टिकोण से ये क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला कह रहा है आपसे पूर्वोत्तर सीमा का उग्रवाद, यही मेन पॉइंट है। अगर हमारा सीमा सुरक्षित नहीं है तो उग्रवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो। तो हमें सुरक्षा पहला है। द्विपक्षीय जब हमने चर्चा किया, भारत और म्यांमार जब दोनों की वार्ता हुई, तो पहला जो थ्रेट था, जो पहला जो दोनों देशों के बीच को लेकर के जो द्विपक्षीय संबंधों में जो बात की गई वो सिक्योरिटी के। अब देखिएगा, यही ओमान के दृष्टिकोण में अलग हो जाएगा, खाड़ी देशों के रिफरेंस में अलग हो जाएगा। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, तो उसके सामने अलग समस्या है। खैर, उसकी मैं चर्चा करूंगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो पूर्वोत्तर सीमा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? उग्रवाद जैसी घटनाएं, अवैध आवाजाही, यही तो मेन समस्या है। बांग्लादेशी से जो घुसपैठिए आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हैं और वो देश के लिए खतरा पैदा करते हैं। और ये घुसपैठिए म्यांमार के रास्ते भी आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अवैध आवाजाही को रोका जाए। और ये अगर ये आवाजाही अवैध होगा तो ऑब्वियस ही बात है उग्रवाद की समस्याएं उत्पन्न होंगी, आतंकवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, साइबर क्राइम जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। नशीली दवाओं का भारत में क्या किया जाएगा? नशीली दवाएं भारत में सप्लाई की जाएंगी, ड्रग्स की सप्लाई की जाएंगी, मानव तस्करी किया जाएगा। यही बात आपसे कह रहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी की जाएगी। देखिए, सारी पॉइंट्स हमने यहां पर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है, और दूसरी चीज, हमें संपर्क भी करना पड़ेगा। अगर हमें पूरब के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने हैं, जैसे हमें थाईलैंड के साथ, कंबोडिया के साथ या अन्य देशों के साथ, हमें पैसिफिक ओशियन तक अगर हमें जाना है और चीन को अगर हमें काउंटर बैलेंस करना है, तो चीन को काउंटर बैलेंस करना है, तो बगैर म्यांमार को अपने साथ लिए हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। यही आपसे कह रहा है। पूर्वोत्तर भारत को अगर विकास की मुख्य धारा से, अगर इकोनॉमी की मुख्य धारा से अगर हमें जोड़ना है, तो हमें म्यांमार को अपने साथ रखना पड़ेगा। यही कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया भूमि मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। अगर दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम या अन्य देशों के साथ अगर हमें संबंध को बेहतर करना है, तो ये क्या कर सकते हैं? एक भूमि मार्ग के रूप में म्यांमार यहां पर बेहतर विकल्प हो सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है रणनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है? रणनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है? चीन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है पैसिफिक ओशियन में अपने नेतृत्व को, यानी अपने कब्जा को क्या कर रहा है? लगातार पैसिफिक ओशियन में अपनी स्थिति को चीन मजबूत कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, चीन अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और करेगा भी यहां पे। तो ये अब चीन कहीं ना कहीं हिंद महासागर के रास्ते, आपने उसका सुना होगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसे कहा जाएगा, इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लगातार चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है, मोतियों की माला जिसे कहा जाएगा। जब चीन यहां पर इस दृष्टिकोण से चलेगा, तो हमें उसके दृष्टिकोण को रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें अपने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अगर भारत को अपना प्रभुत्व को बेहतर करना है, भारत को अगर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बेहतर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमें चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें म्यांमार के साथ रिलेशंस तो बनाने पड़ेंगे, द्विपक्षीय चर्चा करना पड़ेगा। हालांकि जब भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुआ, तो कुछ पश्चिमी देशों ने भारत का विरोध किया, और यही जब स्टेप जो है म्यांमार के साथ चीन जब इस स्टेप को लेता है, द्विपक्षीय वार्ता करता है, तब पश्चिमी देशों को, अब मैं क्या ही बोलूं, पश्चिमी देशों को फिर अच्छा लगता है। और जब यही स्ट्रेटजी
प्लान भारत कर रहा है तो पश्चिमी देशों को पता ना क्यों इस बात से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। खैर जाने दीजिएगा, ये मुद्दे थे जिसको मैंने आपसे चर्चा किया। क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और संसाधन के हितों की बात यहां पर किया जा रहा है। ये पॉइंट्स था जिसकी मैंने यहाँ पे चर्चा किया। 3 लेयर की बात हमने आपसे किया है। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में भी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर बात किया। याद रखिएगा, भारत की म्यांमार में विकास को लेकर के अगर हम बात करें, भारत और म्यांमार को लेकर के, तो ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, जिसे मल्टी मॉडल कालादान प्रोजेक्ट के रूप में जिसे जाना जाता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है। और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय जिसे कह सकते हैं कि भारत म्यांमार और थाईलैंड जिसे कह सकते हैं, यहां पर ट्राइलेटरल के रूप में भी यहां पर रिलेशंस को स्थापित किया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। यही आपसे कह रहा है। अब देखो दोनों चीजें हैं यहां पे। सीमा सुरक्षा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम वहां पे सेना को अपनी सप्लाई, वहां पे सेना की शक्ति को बढ़ा दें, सैन्य स्थिति को हम बेहतर कर दें। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है कि हम अपनी सैन्य स्थिति को, हम वहां पे जाएं और हम अपनी सैन्य स्थिति को वहां जाकर के क्या कर दें, सीमा के सुरक्षा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दें। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथी। केवल सेना की संख्या बढ़ा देने से ही नहीं होगा। यहाँ पे सीमा सुरक्षा का जो अर्थ है, यह केवल सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास भी होना चाहिए। स्थानीय लोग क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अगला कह रहा है कि जैसे कई सारी बातें होती हैं, जैसे खुफिया एजेंसियों को लेकर के भी बातें यहाँ पर चर्चा में आती है। दोनों दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं सुरक्षा के सामने क्या क्या खतरे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से खतरा है। और दूसरी चीज, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य, आपने सुना है फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन। तो भारत वही है। भारत तो एक लोकतांत्रिक मूल्य है। हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों में जीने वाले लोग हैं। तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टिकोण से मानवीय संवेदनशीलता को भी हम नहीं भूल सकते। हम तो संवेदनशील व्यक्ति हैं, हम अमानवीय थोड़ा ना है। भारत तो शुरू से ही अपने मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता रहा है, प्राचीन काल से। तो हम में मानवीय मूल्यों को भी बचा करके चल रहा है, यही आपसे कह रहा है। तो देखिएगा सुरक्षा के सामने खतरा क्या है। सुरक्षा के सामने सबसे बड़ा जो यहां पे जो खतरा का विषय है वो ये है कि सीमा पार सक्रिय उग्रवादी गुट, ये एक एक ग्रुप बने हुए हैं और वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मानव हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी होती है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, मानव की तस्करी हो रही है। हथियार, अवैध हथियार आ रहे हैं। अब कई लोगों का तो यह कहना है कि चीन अपने अवैध हथियार को भारत में भेजता है म्यांमार के रास्ते से। आर्टिकल्स तमाम सारे इस पे आए, यही कह रहा है मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। तो बॉर्डर के सामने सबसे बड़ी समस्या हमारी यही होती है। अगला कह रहा है उभरते साइबर अपराध, साइबर गतिविधियां वहां से चलती हैं, किसी के अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, तमाम प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, आप भारत के बाद जाकर के आप म्यांमार की गतिविधियां करनी है तो फिर वहां से पुलिस से आपको सहायता लेनी पड़ेगी, जो इतना आसान नहीं है। तो आजकल के दौर में तो ये साइबर थ्रेट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इसको पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है राजनीतिक अस्थिरता के कारण अवैध प्रवासन, ये भी एक मुद्दा है कि जो सरकारें बनती हैं वो सरकारें स्थिर सरकार नहीं होती है, और हमें इस पे काम करना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्थिर सरकार और एक लंबा चलने वाली सरकार दिया जाए, जो कि पूरी तरीके से, ऑब्वियस सी बात है अगर लंबी सरकारें बनती हैं 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो उन्हें एक मौका मिलता है चीजों को समझने का और बुझने का मौका मिलता है। ये भी आपसे कह रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है यहाँ पर अवैध प्रवासन हमें देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गया आपका? अगला मानवीय संवेदनशीलता क्या है, और मानवीय संवेदनशीलता की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस मानवीय संवेदनशीलता में सीमा के दोनों ओर मजबूत जातीय सांस्कृतिक संबंध है। मैंने क्या बोला कि भारत के लोगों की शादियां म्यांमार में होती हैं,
और म्यांमार के लोगों की शादियां भारत में होती हैं। यही आपसे कर एक जातीय, एक कम्युनिटी बेस्ड रिलेशन है यहाँ पे, और ये सोशल बेस्ड रिलेशन हम कह सकते हैं, यहाँ पे सांस्कृतिक संबंध है, और इनको हमें ध्यान रखना। तो पारिवारिक संबंध भी है, या पारिवारिक संपर्क कह सकते हैं, ये ट्रेडिशनल है, ये आज से नहीं चला आ रहा, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये शादी और विवाह वाले जो संबंध है ये ट्रेडिशनल है और मुक्त आवाजाही का आज से नहीं दिया। मैंने क्या बोला, शुरू से ये लोग क्या, अब आप कभी आप जाएंगे, हम लोग तो गए हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, तो जाना आना लगा रहता है, आप देखेंगे सिंपल सा बॉर्डर है, पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर नहीं है यहाँ पे। आप सिंपल सा आप जाएंगे, एक तरफ लोग बस एक लाइन की तरह खींच दी गई है और सामान्य बॉर्डर है, एक तरफ उनकी सेना है और एक तरफ भारत की सेना है। हालांकि बर्फ वगैरह रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। सामान्यतः जो है भारत के लोग जो है पैदल ही चले जाते हैं म्यांमार की तरफ। इस तरीके का संबंध है, जैसे नेपाल के साथ है। किसी सिद्धार्थनगर वाले को सोचना थोड़ा ना पड़ता, वो सीधे नेपाल में एंट्री कर जाएगा, बस वही चीज है। आवाजाही जो है ना, जो आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो मुक्त तरीके फ्रीली है वहां। यही आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि स्थानीय सीमा व्यापार का आर्थिक निर्भरता, और स्थानीय सीमा जो आसपास के जो लोग हैं वो भी गए सुबह से और शाम तक सामान खरीदे, और सामान खरीद के म्यांमार से भारत में चले आए। हमारे भारत के लोग गए म्यांमार में खरीदे सामान, वो भी आए भारत की तरफ चले गए। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हालांकि ये टॉपिक हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का भी है और ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी टॉपिक है, ये करंट के भी मुद्दे में रहा है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स को आपके सामने यहां पर क्या किया है, यहां पर डिस्कशन में लिया है। अगला देखिएगा क्या कर रहा है, संपर्क एक रणनीतिक कूटनीति के रूप में कह रहा है। यहां पर बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और तीनों ही मैंने आपको बताया था। तो अब आइएगा, संपर्क जो है एक कूटनीति के रूप में क्या है, देखिएगा यही मैं आपसे शुरू में बोल रहा था, मल्टी मॉडल कालादान प्रोजेक्ट जिसे कहा जाएगा। दो संपर्क है यहाँ पे, भारत म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलेटरल रिलेशन के रूप में जाना जाएगा। मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है कि भारत म्यांमार और थाईलैंड त्रिपक्षीय की बात कर रहा है, त्रिपक्षीय संबंधों की यहाँ पे बात कर रहा है। समझिएगा इस बात को, याद रखिएगा। कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है ये तीनों माध्यम से जुड़ा हुआ है। तीनों माध्यम का मतलब होता है समुद्र के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है, समुद्री माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास करे, कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, और याद रखिएगा नदियों के माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास करेगा, और सड़क के माध्यम से भी जोड़ने का। ये यूपीएससी कभी भी स्टेटमेंट आधारित आपसे प्रश्न यहां पर पूछ देगा कि समुद्री मार्ग या नदियों के मार्ग या सड़क के मार्ग से, तीनों माध्यम से ये क्या करेगा, ये जोड़ने का यहां पर कार्य करेगा। यही कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग, और इस वैकल्पिक मार्ग में पूर्वोत्तर का त्वरित जो है भू आर्थिक, जिसे कहा जा सकता है कि जियो इकोनॉमिक, जिसे कह सकते हैं यहां पर यूनिफिकेशन हो सकता है। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और अगला कह रहा है आपके यहां पर देखेंगे, भारत और थाईलैंड त्रिपक्षीय संबंधों की भी बात कर रहा है, यानी कि सरकार जो है इस पर भी क्या कर रही है, इस पर भी क्या कर रही है, कार्य कर रही है। याद रखिएगा, तो इनको भी मैंने आपसे चर्चा किया। जैसे मान लीजिए कि कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है, इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम सड़कों का विकास करें, ये नहीं है कि हम केवल यहां पर हम बंदरगाहों का विकास करें, ये भी नहीं है कि हम केवल पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पर्यटन को बेहतर करें, निवेश को बेहतर करें, रोजगार को बेहतर करें, और क्षेत्रीय संपर्क को भी बेहतर करने का प्रयास किया जाए। ये सरकार का यहां पर एक बेहतर जो है यहां पर कह सकते हैं, यहां पर एक डायमेंशन हमें देखने को यहां पर मिलेगा। भारत म्यांमार को लेकर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भौतिक आधार है दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक। अगर हमें दक्षिण और पूरब के एशिया में अपने बाजार तक पहुंचना है, तो हमें दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी हमें लेकर के यहां पर चलना पड़ेगा। आइएगा, अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है यहां पर, अगला कह रहा है चीन की रणनीति क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और यहां पर मैंने आपको बताया सीमा प्रबंधन। अब आता है यहां पर चीन का जो है, यहां पर चीन का क्या यहां पर
रुख है, इस बात को हमें समझना है। चीन की रणनीति क्या है कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह विकास के लिए चीन अपनी स्थिति को लगातार क्या कर रहा है, इन क्षेत्रों में बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, स्ट्रिंग ऑफ पल्स जिसे कहा जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब होता है, इसे कहते हैं मोतियों की माला, और इस मोतियों की माला के माध्यम से भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर घेरने का प्रयास कर रहा है। भारत के सामने चिंता का विषय क्या है कि पूर्वी समुद्र के सीमा के साथ भारत लगा हुआ है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से सीधे कनेक्टिविटी को अपना बेहतर करना चाहता है, तो भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अगला है भारत का दृष्टिकोण क्या है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखना। ऑब्वियस सी बात है, हमें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को तो हमें बनाए रखना ही पड़ेगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। मैंने शुरू में बोला कि म्यांमार हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, और चीन अपनी बुनियादी ढांचा जैसे कि ऊर्जा, बंदरगाह, संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से लगातार यहां पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और चीन यहां पर गहरी रणनीति के साथ आगे बढ़। चीन की जो स्ट्रेटजी है और चीन की जो उपस्थिति है, यह चीन की उपस्थिति पूर्वी समुद्री क्षेत्रों में और भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा यहां पर एक मुद्दा का विषय बना। तो चीन की उपस्थिति यहां पर हमें समझना है यहां पर। और भारत का दृष्टिकोण क्या है कि यदि भारत म्यांमार से अगर कूटनीतिक दूरी को बनाता है, कूटनीतिक दूरी का मतलब बहुत ज्यादा अगर आप दूर हो जाएंगे, तो यहां पे रणनीतिक अगर शून्यता को अगर आप बनाएंगे, तो चीन ऑब्वियस सी बात है अपनी शक्तियों को मजबूत कर लेगा। तो चीन अपनी शक्तियों को मजबूत करेगा, उसको बेहतर करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें म्यांमार के साथ बेहतर आगे दिशा में बढ़ना पड़ेगा। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है आपका कि पूर्वोत्तर भारत अवसर और चुनौतियों के केंद्र के रूप में भी हमें देखना पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत के सामने वो कौन सी चुनौतियां हैं। एक तरीके से हम कहें कि पूर्वोत्तर भारत यहां पर कई संभावनाएं भी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, संभावनाओं के साथ साथ जहां संभावना रहता है वहीं तो धोखा भी होता है, वहीं तो चुनौतियां भी होती हैं। तो भारत का संभावनाओं और चुनौतियों के रूप में भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे भारत और म्यांमार के बीच बहुत सारी संभावनाएं हैं। दवाई का हम व्यापार कर सकते हैं, वहां पे ऊर्जा का व्यापार कर सकते हैं, सीमा के बाहर हम व्यापार कर सकते हैं, उपभोक्ता की वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहतर है। यही मैंने बोला कि व्यापारिक और निवेश पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहतर है। और जियोग्राफिकल जो यहां पर अलगाववाद को हमें क्या करना है, खत्म करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से भी हमें याद रखना पड़ेगा यहां पर। और याद रखिएगा हमारे सामने चुनौतियां क्या है। एक तरफ तो ये यहां पे आर्थिक दृष्टिकोण से भी है, लेकिन दूसरी यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर आंतरिक राजनीतिक स्थिति, म्यांमार की आप देखोगे आंतरिक राजनीतिक स्थिति बेहतर नहीं। वहां पे जब से सैन्य तख्ता पलट हुआ, उस सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां की राजनीतिक स्थिति ही नहीं हम कह सकते हैं, उस राजनीतिक स्थिति का वैश्विक स्तर पर लगातार क्या हो रहा है, यहां पर विरोध हो रहा है। क्योंकि वहां पर सैन्य समर्थित सरकार है और पश्चिमी देश इस सैन्य समर्थित सरकार का लगातार यहां पर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। भारत न केवल वहां पर अपने हमें देखो, हमें क्या करना है, हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है। हम बहुत ज्यादा हम म्यांमार के संपर्क में आकर के या बहुत ज्यादा हम म्यांमार के साथ रणनीतिक संबंधों को बना करके हम एक अंधभक्त की तरह भी नहीं रहेंगे। इस बात को भी आप लिखिएगा, इस बात को भी मेंशन करिएगा कि हम अंधभक्त की तरफ भी नहीं रहेंगे, और हम साथ ही साथ म्यांमार के साथ अलगाववाद का भी नीति को नहीं अपनाएंगे। हम तो बुद्ध वाले देश हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम गच्छामि वाले हैं हम लोग तो मध्यम मार्गी, हम लोग तो मध्यम मार्गी हैं। और भारत भी अंततः हमें पूरी तरीके से अलगाववादी होना है, न हमें पूरी तरीके से
म्यांमार समर्थित सरकार का समर्थन करना है। दोनों ही पॉइंट को आप यहाँ पे याद रखिएगा, यही चुनौतियां हैं। अवैध आवाजाही को भी हमें क्या करना है, यहाँ पर रोकना है। और अवैध आवागमन की जो सुविधाएं हैं सरकार कर रहा है। जैसे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ILP की सुविधाएं लगातार लागू की जा रही हैं और वहां के स्थानीय समुदाय, स्थानीय कम्युनिटी इसकी बात करती है। ऑब्वियस सी बात है, ILP जैसी सुविधाएं लागू की जाएंगी और लागू है भी। तो ये अवैध आवाजाही को भी हमें क्या करना है, यहाँ पर रोकना पड़ेगा। जो छोटे छोटे जो विद्रोही ग्रुप है या जो गुट है, वहां पे उन विद्रोही ग्रुपों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जातीय संघर्ष और शरणार्थियों का यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अब देखो मैंने क्या बोला, हम एक तरफ से मानवीय व्यक्ति हैं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता तो हम उसे मार भी तो नहीं सकते। तो हमें मानवीय गतिविधियों को भी हमें ध्यान रखना है, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को भी ध्यान रखना है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को नहीं खतरे में डालेंगे। हम अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल करके, ठीक है हम लोकतांत्रिक मूल्यों को जानते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले हम देश हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे के समर्थन या समर्थित है और भारत में आकर के भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारत के विकास के दृष्टिकोण से, भारत को साइबर के दृष्टिकोण से, नशीले पदार्थों के दृष्टिकोण से अगर भारत का नुकसान करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चुनौतियां हमारे सामने है, इन चुनौतियों पर सीधा असर पड़ेगा। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर एक प्रवेश के रूप में भी हम देखेंगे, चुनौतियों के रूप में भी देखेंगे। मैंने क्या बोला, जहां संभावना होगी वहीं पर चुनौतियां होंगी, और यही पॉइंट्स हमें मेंशन करते हुए, हमें समझते हुए आगे की दिशा में बढ़ना है। आइएगा, अगला कह रहा है कि विवाद का कारण क्या है। याद रखिएगा, विवाद का कारण क्या है। इस विवाद के कारण में याद रखिएगा, यहां पर विवाद के कारण में पहला है कि लोकतांत्रिक मूल्य सामरिक हित की बात कर रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे कह रहा है कि सुरक्षा बनाम मानवीय दृष्टिकोण। मैंने क्या बोला, एक तरफ सुरक्षा है और एक तरफ मानवीय मूल्य है। यहाँ पे क्या कर रहा है, संपर्क परियोजनाएं, हम संपर्क तो बढ़ाएंगे, अगर हम संपर्क नहीं बढ़ाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। तो संपर्क परियोजनाएं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आगे चलना है। चीन को संतुलित करना है, तो चीन को संतुलित करने के लिए स्वतंत्र कूटनीति हमें अपनाना पड़ेगा, और इस स्वतंत्र कूटनीति के माध्यम से भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य बनाम सामरिक हित की बात कर रहा है यहाँ पे, कि सैन्य शासन से दूरी बनाना, सुरक्षा और संपर्क के लिए व्यवहारिक संवाद करें। ऑब्वियस सी बात है, हम आइए बैठते हैं और एक टेबल पे बैठ करके बात करेंगे। यहाँ पर हम सैन्य शासन के साथ वार्ता करेंगे और वार्ता करके एक व्यवहारिक संबंध बनाएंगे। पूर्ण अलगाववाद नहीं होगा, ये शुरू में बोला, हम पूर्ण अलगाववाद भी नहीं जाएंगे। और यही कह रहा है कि ये सख्त सीमा प्रबंधन, सीमा को नियंत्रित करेंगे, बाढ़ को लगा देंगे। बाढ़ के मतलब जगह जगह जो है उसको पूरी तरीके से उसको मतलब कि कह सकते हैं कि लोहे वगैरह का उसको बाढ़ लगा करके उसको पूरी तरीके से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। समुदायों के साथ पारंपरिक संबंधों को हम बनाए रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये पहले भी होता था, मैट्रिमोनियल रिलेशन जिसे कहा जाता था, उस तरीके की चीजों को चलने देंगे। हाँ, शरणार्थियों के संकट एक विषय बना हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि व्यापार विकास के लिए सड़कें खोलेंगे। भाई विकास करना है तो हमें सड़कों को बनाना पड़ेगा। विदाउट सड़क डेवलपमेंट का कैसे होगा यहाँ पे। और कमजोर निगरानी से बढ़ती हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोखिम है। और चीन यहाँ पे क्या है, चीन के प्रभाव को रोकने की हमारी मजबूरी है। सीधे बताइए आप कि हमें अगर चीन के प्रभुत्व को हमें रोकना है, ऑब्वियस सी बात है पड़ोसी फर्स्ट नीति पर हमें ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ कार्य करना है तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर चीन को काउंटर बैलेंस करना है तो इस चीन के काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें म्यांमार के साथ स्ट्रेटेजिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। पश्चिमी देश क्या कह रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट विल बी द, आइएगा, ये है डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स टेबल है और यहां पर दिया हुआ है कि जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। मैं सभी बातों को आपको डिस्कस कर दे रहा हूं।
ये जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से ये बेसिक रूप से आपके सामने इंपॉर्टेंट है। भारत और पड़ोसी देश, जीएस पेपर 2 जैसा मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था, भारत और पड़ोसी देश, विदेश नीति, क्षेत्रीय समूह की हमने बात किया और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये तो हमारा टॉपिक है। ये तो हमारा टॉपिक है, भारत और पड़ोसी, विदेश नीति, क्षेत्रीय समूह। ये आप कह सकते हैं, पहले प्रेशर ग्रुप भी होता था, दबाव ग्रुप भी होता था, दबाव ग्रुप के जगह नहीं, ये क्षेत्रीय समूह कह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हमारा टॉपिक है, उसके तहत ही यहाँ पर हमें समझना रहेगा। जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा भी हमारा टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी जिसे कहा जाएगा। इस इंटरनल सिक्योरिटी में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद, अवैध प्रवासन, साइबर और संगठित अपराध जैसे टॉपिक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और याद रखिएगा, सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा पर बाहरी अस्थिरता का प्रभाव, और इस बाहरी अस्थिरता के प्रभाव को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। और यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से अगर बात करें या आरएएस के दृष्टिकोण से बात करें तो ये आप याद रखिएगा, जहां पे जिस भी स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी के दृष्टिकोण से या आरएएस के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें या बीपीएससी के दृष्टिकोण से हम बात करें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से बात करें, जिस भी स्टेट का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कि यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आपदा प्रबंधन। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपको पता है किस तरीके से आपदा प्रबंधन होता रहता है। मणिपुर के एरिया में आप देख लीजिए, लगातार बारिश होता है, लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार होती है। यही आपसे कह रहा है कि किसी संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा, विकास, मानवीय संवेदनशीलता को एक साथ कैसे लेके चला। एक तरीके से हमें सुरक्षा भी देना है, एक तरीके से हमें विकास भी करना है, और एक तरफ से मानवीय संवेदनशीलता को भी लेकर चलना है। इस बात को भी हमने याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे बनेगा, स्ट्रेटेजिक टूल किट के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और यही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिसे कहा जाएगा। और यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस बात को हमेशा से आप क्या करिएगा, यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलिएगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में यही है कि स्थिर, सहयोगी और व्यवहारिक संबंधों को हम आगे बनाएंगे और एक आधिकारिक ढांचा के रूप में हम इसे यूज करेंगे। और ये भारत लगातार इसको पुश कर रहा है, अच्छा कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो या ट्राइलेटरल संबंध हो, इसके माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, विकास कार्यों को, परियोजनाओं को हम आगे की दिशा में लेकर के बढ़ रहे हैं। सरकार अब म्यांमार को, दक्षिण पूर्वी एशिया को एक भूमि सेतु, लैंड ब्रिज, जिसे मैंने शुरू में ही बोला था, लैंड ब्रिज के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए संस्थागत खुफिया एजेंसीज और पुलिस सहयोग भी हमें बेहतर करना चाहिए। खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को हम बेहतर करें, और नए नए लोग अब तो जा भी रहे हैं हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो हम उनको बेहतर करें। खुफिया एजेंसियों को भारत बेहतर करेगी। हालांकि अब इस पे सरकार लगातार इस पे प्रयास भी कर रही है, आप देख रहे होंगे लगातार। आने वाले समय में भी सरकार का लक्ष्य है इन खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस विभाग में सरकार आगे चल के और भी भर्तियां करेंगी, और लगातार सरकार इस पे कार्य भी हमारी कर रही है। ये हम एक टूल किट के रूप में भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट को किस तरीके से किया जाएगा। अब बॉर्डर मैनेजमेंट ड्रोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। और तो इन बातों को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चलना है। अब अगला है कि भारत म्यांमार संबंधों के लिए कुछ रोड मैप है, और इस रोड मैप के रूप में अगर हम देखें कि वो कौन से रोड मैप है, जिन रोड मैप के माध्यम से हम आगे की दिशाओं में हम यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये सारी बातों को हमने आपको डिस्कस किया था, और इस रोड मैप में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आगे की राह क्या है। तो आगे क्या यही है, पहला यही है कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को हम बेहतर करें। कनेक्टिविटी जब बेहतर होगी तो अभी ऑब्वियस ही बात है, उग्रवाद और मानव तस्करी जैसी जो घटनाएं हैं, उग्रवाद और मानव तस्करी जैसी घटनाएं कम होंगी या उस पर कंट्रोल किया जाएगा। और समवर्ती जो समुदाय हैं, उन छोटे छोटे ग्रुप से बात किया जाए जो कम्युनिटी बेस्ड है, और उनको अपने फेथ में लिया जाए।
कई बार वो डरे हुए हैं। आप देखिए मणिपुर का विद्रोह, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो जो लोकल्स, जो वहां पे ट्राइबल्स ग्रुप हैं, वो डरे हुए हैं कि बाहरी लोगों के आने से उनके सुरक्षा या उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। बाहरी लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा डेवलप है और उस डेवलप की वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करें। नहीं, आप तो छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप से सरकार भी बात करती है। ऑब्वियस बात, मैंने तो इसको प्रैक्टिकली देखा हुआ है। तो सरकार वहां पे बात करती है और सरकार उसको बात करके क्या करती है, उसे उनको विश्वास दिलाए और विश्वास दिला करके क्या करे, उनसे एक सामान्य निगरानी में उसको सरकार रख सकती है। यहाँ पर ये आगे का रोड मैप है, या इसे कह सकते हैं आगे की राह, सरकार आगे क्या कर सकती है। यहाँ पे मानवीय संतुलन जिसे कहा जाएगा, कि मानवीय संतुलन का मतलब होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दायित्व दोनों को बीच एक सामंजस्य बिठा के। Are you getting my point? This is the very important points. मानवीय कह सकते हैं यहां पर मानवीय दायित्व, जो 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 मानवीय वैल्यूज है उन्हें भी हमें लेके चलना है, और हम अपनी सुरक्षा को भी नहीं खतरा में डालें। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम अपनी सुरक्षा खतरा में डाल दें और मानवीय मूल्यों को लेके चले। दूसरी चीज, हम ऐसा भी नहीं है कि हम अमानव हो जाए, सुरक्षा के लिए हम किसी के ऊपर क्या करें, सीधे जो है इनकाउंटर कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। तो दोनों के बीच एक जो है एक लय और तारतम्यता जिसे कहा जाएगा, इनको बना करके हमें चलना पड़ेगा। सकारात्मक उपस्थिति क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग के जरिए म्यांमार में एक भरोसेमंद विकास सरकार कर सकती है। डिजिटल सहयोग दिया जाए, म्यांमार जहां पे पिछड़ा हुआ है, म्यांमार को हम शिक्षा के रूप में बेहतर कर सकते हैं, म्यांमार को हम डिजिटली सपोर्ट कर सकते हैं, और डिजिटली सपोर्ट करके म्यांमार को हम किसी भी तरीके से हम अपने पक्ष में लाने का भी सरकार यहाँ पे प्रयास कर सकती है। ये मानवीय मूल्यों के रूप में भी हमने आपको यहाँ बताया कि ये आगे की राह में क्या होगा। तो संपर्क परियोजनाओं को बेहतर किया जाए, मानवीय दृष्टिकोण से हम बेहतर कर सकते हैं, स्थानीय समुदाय से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। इन तमाम सारे मुद्दों के साथ भी हम लोगों को आगे की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है और हमें प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे टॉपिक यूपीएससी के हैं, आईएएस के हैं, तो इस पे सोच को तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। आइए कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, को सीमा को कैसे निर्धारण किया जाए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। बड़ा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इस विषय को सिर्फ लोकतंत्र बनाम सैन्य शासन के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। सैन्य शासन मैंने शुरू में ही बोला था कि म्यांमार में सेना का शासन है, तो उस म्यांमार में केवल एक सेना के शासन के रूप में ही हमें नहीं देखना चाहिए था। इस बात को आप याद रखिएगा। सैन्य शासन और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस दृष्टिकोण के बीच का एक बहस नहीं है जो ये बहस दिल्ली में देखने को मिला है। यही आपसे कह रहा है, यही तक केवल हमें सीमित नहीं करना है। आगे कह रहा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ही टॉपिक नहीं है, और यह केवल विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा के रूप में इसे नहीं समझा जाना चाहिए। क्या याद रखें इसमें, तो याद रखिएगा म्यांमार एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी में भौगोलिक केंद्र के रूप में, तो ये हमारा भौगोलिक केंद्र के रूप में म्यांमार है। इन मुद्दों को भी आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। म्यांमार सुरक्षा, विकास, मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन ही एकमात्र विकल्प है। यही कह रहा है कि सुरक्षा, विकास और मानवीय दृष्टिकोण से हमें संतुलन बना करके चलना। ऐसा नहीं है कि विकास करते हुए विकास की धारा में हम इतने अमानवीय हो जाएं कि मानवीय मूल्यों को भी ध्यान में न रखें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या हम इतना विकास कर लें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। तो दोनों ही दृष्टिकोण से लेकर चलना है, एक सामंजस्य स्थापित करना है, एक संतुलन स्थापित करना है। और इस संतुलन को स्थापित करना है, ये सामान्य तो होता है, हम दैनिक जीवन में भी संतुलन स्थापित करने की बात किया जाता है, और हम इस देश के साथ भी, म्यांमार के साथ भी हम एक संतुलन जैसी स्थिति को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेहतर करेंगे। तो संतुलन ही एकमात्र विकल्प है। कूटनीतिक संवाद से अलगाववाद आत्मघाती होता है। ठीक है, हम कूटनीतिक संवाद करेंगे, पूर्ण अलगाववाद की तरफ नहीं जाएंगे। अलगाववाद, अलग हो जाना, तब तो फिर चीन अपने प्रभाव को और मजबूत करते चला जाएगा।
तो हम पूर्ण अलगाववाद की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि चीन अपने प्रभुत्व को लगातार बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो हमें उसे भी क्या करना है, हमें रोकने का प्रयास करना है यहाँ पे। तो संपर्क परियोजनाएं जिसे कहते हैं, कनेक्टिविटी जिसे कहा जाएगा, केवल बुनियादी ढांचा नहीं है, यह भारत की सबसे प्रभावी रणनीति कूटनीतिक है, जिसे कहा जाएगा स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी। तो स्ट्रेटजिकल रूप से चलेंगे हम, और स्ट्रेटजिकल रूप से मजबूती के साथ, प्लान के साथ चलेंगे, और निश्चित ही रूप से हम अपने पड़ोसी के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और लोकतांत्रिक मूल्य वाले हम देश हैं, हम इस लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे। हमारा जो अपना जो पहचान है, हम उस अपनी पहचान को बनाए रखेंगे, और लोकतांत्रिक मूल्यों को हम क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। तो इन ही टॉपिक के साथ जो मैंने आज आपका चर्चा किया था, और ये पूरा जो हमारा टॉपिक का विषय रहा, लास्ट में फाइनली जो है सारे टॉपिक को हमने आपको डिस्कस किया, ये था जो मैंने आपको यहां पे टॉपिक था, भारत म्यांमार संबंध। तो भारत और म्यांमार के साथ हम एक रणनीतिक रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और कूटनीतिक रूप से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाते हुए, सुरक्षा को बेहतर करते हुए, और विकास को मुख्य धारा के साथ हम आगे की दिशा में बढ़ेंगे, और अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इन सभी मुद्दों को स्ट्रेटेजिकली रूप से ध्यान में रखते हुए सरकार हमारी आगे की दिशा में बढ़ रही है, और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। आज के इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू।